स्टूडेंट्स, आज अब के टॉपिक में आप देखोगे कि स्टोमक के जो ग्लैंड्स होते हैं, जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, वो किस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में होते हैं। आपने लास्ट ये देखा था कि ये स्टोमक है और स्टोमक के स्ट्रक्चर्स आपने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब इस स्टोमक के इंटरनल जो पार्ट्स है उसमें एक छोटा सेक्शन, जैसे मान लो यहाँ का एक छोटा सेक्शन काटा गया किसी भी एरिया में, तो ये जो सेक्शन काटा गया, इस सेक्शन में कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, क्योंकि स्टोमक में बहुत सारे हार्मोन, बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो अगर इस छोटे से हिस्से को देखा जाए तो यहाँ वाले स्ट्रक्चर्स में जो भी आपको दिखेगा उसमें मैं आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जो भी पार्ट्स है वो बताऊंगा। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अब मान लो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को यहाँ से देखना है, और इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड खास करके किसके, स्टोमक के। तो स्टोमक के अंदर में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसकी बात कर रहा हूँ, लीवर, पैनक्रियाज, इसकी नहीं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टोमक में जो है उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स है, जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है स्टोमक में, वो सभी डाइजेस्टिव जुएस या स्टोमक जुएस के रूप में द्रव्य स्रावित करते हैं, और उसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। जैसे अब इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स लिया गया तो ऐसा एक स्ट्रक्चर्स दिखा, इस प्रकार का एक छोटा सा कट यहाँ से लिया गया, वो ऐसा है। इस प्रकार से बहुत सारे कट्स हैं, मैं एक छोटे से सेक्शन को ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ये किसके ऊपर है, तो स्टोमक में जो एपिथेलियल लेयर है उसके ऊपर, यानी स्टोमक के इस रीजन पे एपिथेलियल टिश्यू है, और एपिथेलियल टिश्यू एक लेयर के रूप में है, उसमें उस पार्ट्स को दिखा रहा हूँ। यानी ये जो पार्ट्स है ये आपको एपिथेलियल पार्ट्स हैं। स्टोमक का जो एपिथेलियल का हिस्सा है उस हिस्से की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे खंड होंगे, चेम्बर हैं बहुत सारे ऐसे, इसमें अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं। इसकी नंबर फिक्स नहीं है और इसके सेल के नंबर भी अनगिनत होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। तो ये एरिया कट के फॉर्म में यहाँ से अलग किया गया, यानी स्टोमक का जो हिस्सा आप देख रहे हो, इस हिस्से में इस संपूर्ण दीवार में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पिट्स बोलते हैं, उसके रूप में एपिथेलियल टिश्यू का जो हिस्सा है उसमें कौन कौन से स्टोमक के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, स्टोमक के रूप में, यानी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो स्टोमक के रूप में आपको स्पेशली यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो मैं अलग अलग कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, इससे देखो कि इसमें कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बहुत अधिक संख्या में इसके संपूर्ण सतह में जहाँ तहाँ पाया जाता है, सभी हिस्से में ये फैले हुए हैं। ये जो सेल आप देख रहे हो जो सभी सतह में फैले हुए हैं इस प्रकार से, इस सेल का नाम है ऑक्जेंटिक सेल। ये जो सेल जो भी ऐसा बनाया है मैंने, इसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, या इसी का नाम है पैराइटल सेल, एक और नाम है इसका पैराइटल। तो आजकल पैराइटल नाम से भी ये क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो आपको दोनों नाम ठीक तरह से याद रखना है, ये सिनोनिम्स है समान के रूप में। तो ऑक्जेंटिक सेल ये जो मैंने अभी दिखाया, और पैराइटल सेल, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही को कई नामों से पुकारते हैं। अब देखो, इसमें कुछ जगहों पे बड़े बड़े कुछ सेलुलर पार्ट्स इस तरह से फैले हुए हैं, ऐसे जो बड़े बड़े रूप में चारों तरफ कुछ सेल फैले हुए हैं, इसका नाम है गॉबलेट सेल। इसे
गॉबलेट सेल बोलते हैं, या इसे म्यूकस सेल भी बोलते हैं, म्यूकस सेल। तो गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल के रूप में नाम है इसका। और अगर इसमें कुछ जगहों पे ऐसा स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे रेड कलर में, ये एक चेंबर के अंदर भी हो सकता है, अलग अलग चेंबर में हो सकता है, एक चेंबर में एक या दो हो सकता है, इसके नंबर फिक्स नहीं है। और ये विशेष प्रकार का सेल है और इन सेल को ही मैं यहाँ पर अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से सीख सको। ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है इसका नाम है आर्जेंटिफिन सेल, इसका नाम है आर्जेंटिफिन सेल, इसे आर्जेंटिफिन सेल कहते हैं। इसमें और भी विशेष प्रकार के कुछ सेल्स पाए जा रहे हैं, जैसे एक ऐसा कलर मान लो, ऐसे कलर में ये पूरे जगहों पे फैला हुआ है कुछ सेल। तो इसको मैं एक साइड में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये जो सेल यहाँ पर है इसका नाम है जी सेल। एक मान लो पीले रंग से दिखा रहा हूँ, इस प्रकार के कुछ सेल्स हैं, इसके भी सभी सतह में ये फैले हुए हैं। तो ये जो पीले रंग का सेल है इसका नाम डी सेल। ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं। और एक और कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा मान लो कुछ सेल्स चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये जो सेल है जो यहाँ पर देख रहे हो आप, इसका नाम है ECL सेल, इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। इसका पूरा नाम है इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, ECL सेल। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने दिखाया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्से में, यानी आर्जेंटिफिन सेल, जी सेल, डी सेल और ये ECL सेल, इन सबको एक ग्रुप के रूप में इंडोक्राइन सेल बोलते हैं। इंडोक्राइन या अंसराबी के रूप में, इंटेरो यानी इस इंटेस्टाइन या आमाशय या उसके क्षेत्र में, और सेल क्योंकि इंटेस्टाइन का ही पार्ट है आमाशय, तो इंटेरो इंडोक्राइन सेल यानी इसके अंदर में ये धसे हुए हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये सेल इसके संपूर्ण सतह में पाए जा रहे हैं। अब एक सेल और होता है, तो मेरे पास बहुत सारे कलर तो नहीं है, जितने कलर थे उसमें दिखा दिया। अब मैं वाइट कलर से दिखा रहा हूँ, जैसे ऐसे कुछ सेल्स हैं, ये भी चारों तरफ फैले हुए हैं। ये जो सेल है इसका नाम है पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजेन सेल, या इसका नाम है चीप सेल, मुख्य कोशिका बोलते हैं, चीप सेल। अब देखो नंबर दे देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। नंबर 1 जो ये बड़े बड़े सेल के रूप में देख रहे हो चारों तरफ, इसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। कुछ मैंने यहाँ कलर से दिखाया है वाइट कलर में, इसके संपूर्ण सतह में फैले हुए हैं, और इसको बोलते हैं पेप्टिक सेल, या इसी का नाम है जाइमोजेन सेल, या इसी का नाम है चीप सेल। ये जो बड़े बड़े यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर खोखले रूप में देख रहे हो, इसको बोलते हैं गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल। गॉबलेट सेल तो हमारे त्वचा में, हमारे फेशियल रीजन पे, एवरी रीजन इन आवर बॉडी ये पाए जाते हैं। सभी क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं, जहाँ से भी म्यूकस स्रावित होता है वो गॉबलेट सेल होते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो सेल है जिसका नाम मैंने अलग से दिया है इंटेरो इंडोक्राइन सेल, इसमें कौन कौन से हैं? तो आर्जेंटिफिन सेल है पहला,
दूसरा जी सेल है, तीसरा इसमें डी सेल है और चौथा इसमें इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। इन सबको सम्मिलित रूप से इंटेरो इंडोक्राइन सेल बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कि इसका नाम मान लो नहीं है, तो जी सेल, डी सेल, ईसीएल सेल, इनको इंटर एंडोक्राइन कहेंगे, या इनके साथ अगर इनका भी नाम है तो इन सबको सम्मिलित रूप से इंटेरो इंडोक्राइन सेल बोलते हैं। तो ये सब मिलजुल करके बनाते हैं, ठीक है। एक सेल का नाम रहे तो भी इसका नाम इंटेरो इंडोक्राइन सेल है, यानी ये सभी हार्मोन स्रावित करने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसलिए इसको इंटेरो इंडोक्राइन सेल बोलते हैं, क्योंकि दे सिक्रेट हार्मोन्स। यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं अलग अलग तरह के, और हार्मोन्स रिलीज होने के कारण इसे इंटेरो इंडोक्राइन सेल बोलते हैं। और अल्प मात्रा में दूसरे प्रकार के केमिकल्स भी रिलीज हो सकते हैं, हार्मोन्स एंड केमिकल्स, विशेष प्रकार के रसायन जो पाचन क्रिया में भाग ले। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू है, इस एपिथेलियल टिश्यू के क्षेत्र में इंटेरो इंडोक्राइन सेल के रूप में आर्जेंटिफिन सेल, जी सेल, डी सेल, ईसीएल सेल। अब जी सेल का कार्य के आधार पे जी सेल नाम रखा गया है, और इसमें जी और सी का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये सिंपली जी और डी के रूप में होगा। ईसीएल का फुल फॉर्म है इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। ये जो पार्ट्स है, ये पूरे हिस्सा यहाँ पर फैला हुआ है, यानी ये जो हिस्सा देख रहे हो आप एपिथेलियल के रूप में, इसके ऊपर ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे ये पाए जा रहे हैं। और इसके बाद फिर विलाई एंड माइक्रोविलाई, यानी ये भोजन के पाचन के साथ साथ उसके अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विलाई, हिंदी में रसांकुर बोलते हैं, उसे मदद करता है। और ये जो है आमाशय के संपूर्ण क्षेत्र में है, और आमाशय में इसके द्वारा स्रावित होने वाला जो भी रसायन है उसको गैस्ट्रिक जूइस कहते हैं, यानी पाचन अम्ल, पाचन रस, इस प्रकार के नाम है। तो पाचक रस इसके स्रावित होता है गैस्ट्रिक जूइस। और ये जो गैस्ट्रिक जूइस होते हैं, इनमें नाम है ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल, गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल, और इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, ठीक है। अब इन सेल्स के क्या कार्य हैं इसको बताऊंगा। स्टूडेंट, नाउ वी एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन स्टोमक रीजन। फर्स्ट, ऑक्जेंटिक सेल, or its another name is parietal cell. Parietal cell. So auxentic cell or parietal cell both are the synonyms, and in that time many questions arises related to parietal cell. So you remember the name of the auxentic cell and parietal cell is the same, but any question from each type of cellular part. First point, this cell secrete HCl, hydrochloric acid. HCl is most important in stomach. When HCl have to releases from this region, then any type of the food molecule have to soft, enzymes have to activate, and pathogen have to not activate, because HCl is most acidic. The acidic nature, the pH is near about 2 to 3, so it is maximum pH level, so easily die all type of pathogen. And this type of acidic dye sometime term low pH. Why low pH? You know, this is the scale of the pH, and in this point 7 is the neutral point, and 1, 2, 6.9 up to acidic. But when we say low pH, then you understand, not the low means 6.9. Low pH means its acidic nature is maximum, it's the hardest
form of the acidic nature. So low pH means 1, 2, 3, etc. And high pH means gradually then when they increases, then it called the high pH. Suppose this is the 14 is the high pH level, and high pH level is 14, and this is the basic nature, and this basic nature is 7.1 to 14 up to 14. So when we say that low pH, then student confused. Low pH means say that 6.9 acidic. No, low pH means this is the hardest form of the acidic, and high pH form, this is the high value 14 means basic, and low pH means acidic, and 7 is the neutral. Okay. So this type of questions also arises. So when HCl release in the stomach region, in that time the pH is generally 1, 2 to 3. Sometime it's write down 1.8 to 3, but in general you say that 2 to 3 pH, and the pH level is very important to activate the different type of enzyme to digest the food molecule. So oxantic cell secrete HCl at the first point, and you write down the second point. This oxantic cell or parietal cell secrete castrol intrinsic factor. Castrol intrinsic factor is most important to digest only the vitamin B12 and sometime other type of vitamins also, but mainly vitamin B12. You know vitamins in your topic, in your syllabus, and vitamin B12 is generally called cyanocobalamin. Or this vitamin B12 also say that castrol extrinsic factor. So two type of factor in that point. Castrol extrinsic factor, this is the extrinsic, and this oxantic cell or parietal cell secrete castrol intrinsic factor. Okay. So this name is near about same, but it not same. It castrol intrinsic factor, this factor secreted by the parietal cell, and castrol extrinsic factor is related to vitamin B12. Vitamin B12 you say that cyanocobalamin, or you say that castrol extrinsic factor. So this name is near about confusing. So you remember that castrol intrinsic factor releases by parietal cell or oxantic cell, and vitamin B12 is called castrol extrinsic factor, or common name is cyanocobalamin. When this castrol intrinsic factor functions in castrol extrinsic region, in that time vitamin B12 have to digest and absorb in the region of small intestine, in the region of small intestine. You remember that vitamin B12 have to digest inside stomach. That means this factor help to digestion, and this digestion inside stomach, but absorption is not inside stomach. Absorption in the region of small intestinal region, side duodenum, ileum, jejunum, in that region. So vitamin B12 digestion need to castrol intrinsic factor, and when this intrinsic factor fight in the region of the castrol extrinsic factor or vitamin B12, then vitamin B12 have to generally digest, and the cyanocobalamin break down and it convert into cobalamin, and this cobalamin is absorbed in the intestine,
intestine. So cobalamin is a chemical form absorbed in intestine. At first cobalamin enter in the region of stomach wall and stomach tube, they transfer into this region, directly absorbed in the small intestine. But when they convert into the cobalamin, that conversion part inside stomach, because the digestion in stomach, and when digestion, then they convert into cobalamin, and this cobalamin finally enter into the intestinal region, small intestinal region, and in this region this have to absorb. So this castral intrinsic factor fight against castral extrinsic factor, and sometime question arise, castral intrinsic factor found in. So castral intrinsic factor found in stomach, or according to option you say that the intestinal region, because stomach also the intestinal part, and this intrinsic factor only participate in the region of cyanocobalamin. Suppose this oxantic cell have to destroy. Suppose oxantic cell ruptured or destroyed. So what happened? If oxantic cell have to destroy only one cell in our body, that oxantic cell, they present in the stomach region in the epithelium, and if this cell have to destroy, then what happened? At first axial not release, because axial releases by this type of cell. So axial not release. If axial not release, then different type of enzymatic action have to stop, because axial is most important to activate the other type of enzyme. So axial not release, so enzyme have to not activate, and inactivated form of enzyme have no capacity to digestion. So digestion is not in the proper way. Second point, you know the main site of protein digestion in stomach. So protein digestion in the process of hydrolysis is not proper way. Hydrolysis is not proper way. So enzyme lipase is non-functional, because in the protein digestion need the lipase, and in the enzyme topic we explain the detail, but here we write down the lipase is the main proteinous digestive enzyme, and they break down into peptones and proteoses. But if hydrolysis is not happen, so lipase is non-functional, so peptone and proteoses not convert. In generally, when any person take protein, then in the agents of pepsin, they convert into peptone and proteoses. They convert into peptone and proteoses, and after that this peptone and proteoses when enter into the small intestine, then they convert into amino acid, because the simple form of protein is the amino acid. But if this cell have to destroy, then protein digestion, hydrolysis process and lipase, all the process have to block. And when this process have to block, then this protein is not convert into peptone and proteoses. And this protein if not convert into peptone and proteoses, then this person have no capacity to digestion, no capacity to absorption, no capacity to conversion of the hard food molecule into small food molecule, no capacity to energy gain, because food have to not digest, so energy have no in the body. And this type of cell if not function, then person will be die. Sometime maybe the some type of medicines and some type of other chemical part when inhale, or specific form of the manage to dialysis process or any type of the hemodialysis region, because kidney have to not proper function, because digestion part is not proper, so kidney have need to break down, liver have to need to the breakdown of the urea. So this type of function have to also affected.
So if one cell, that name is auxentic cell or parietal cell, if not in proper way and they have to damage, so this type of function have to happen. But it is very luckily not into the single auxentic cell, many auxentic cell in our body. If some auxentic cell have to non-functional, other also functional, so person have no effect. But when aging effect increase and many people have the 80 plus, in that time they advise to take small amount of food because their digestion capacity is decreased. So this type of activity happen by single cell, and this cell is most important, not related to HCl related. HCl also secrete, but the other part also secrete that castral intrinsic factor, and their function is most important to digestion related. Okay. Now we explain the second cell, that name is peptic cell. You know other name also zymogen cell or you say that chief cell also. So this cell have secrete, this cell have to secrete specific enzyme, and that enzyme is proenzyme and prorenin. Students, you remember that this is the not renin, this is the renin. You know, in the topic of the excretory system, we say that renin, R-E-N-I-N. This renin is related to excretion and related to kidney, but here the term is renin. So that is prorenin. Both are inactivate. This proenzyme and this proenzymatic part is also known as pepsinogen. So pepsinogen, its main name, proenzymatic group. This pepsinogen and this prorenin both are inactive. They are present in stomach. They releases through the peptic cell, but they have no activation without HCl. And you know HCl releases with the help of auxentic cell, and when suppose I write down, after that I explain. Suppose propepsinogen, this is the proenzyme, pepsinogen, they convert into pepsin, and this pepsinogen when convert into pepsin then need HCl, hydrochloric acid. Without hydrochloric acid that power have not conversion form, and this inactive form, this is the inactive form, and this inactive enzyme convert into active enzyme in pepsin, and this active enzyme pepsin with the presence of HCl, that means auxentic cell support peptic cell. Without auxentic cell, peptic cell have no power to conversion, no power to activation. That means HCl have conversion of the active point. All the enzymes have to activate it with the help of HCl in stomach region. Second, prorenin. Prorenin is also inactive, and they convert into renin, and renin is active. You know, pepsinogen convert into peptone and proteogen, and it is a part of the protein. So protein break down into peptone and proteogen with the help of pepsin. So they help to protein digestion, and this renin is also help to protein digestion, but renin related to
related to milk protein digestion. Milk protein digestion. Milk protein have to digest with the help of renin. Milk protein need to digest with the help of renin. In small child, human baby or any type of the organism, in human child, renin is maximum in their stomach. So they have capacity to digest milk protein, and when milk protein have to digest, suppose this part, when the milk protein have to digest, then they convert into calcium paracasinate. Calcium paracasinate, and they have to digest with the help of renin, and renin have to digest milk protein into calcium paracasinate. Calcium paracasinate is like the curd, दही जैसा होता है. जैसे हम लोग दूध पीते हैं, दूध हमारे स्टोमक में जाता है, फिर वो दही के रूप में कन्वर्ट होता है, और दही के रूप में कन्वर्ट होने के बाद वो कैल्शियम पैराकाजिनेट को उसे कहते हैं. लेकिन मान लो कोई ओल्ड एज है, ज़्यादा एज हो गया या तबीयत खराब है, उस समय फीवर वगैरह नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही डिहाइड्रेशन है, कुछ भी है, उस समय उसे दूध ना पी करके उसे दही लेने के लिए कहा जाता है. दही लेने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि दही जब वो लेता है तो रेनिन के बिना भी वो उसका डाइजेशन कर सकता है, क्योंकि रेनिन तो क्या करता है, दूध को दही में बदलता है पहले हमारे स्टोमक में. क्योंकि जैसे सोचो कि दूध में हमने नींबू निचोड़ दिया तो दूध फट जाता है, वैसे ही जैसे हम दूध पीते हैं स्टोमक में जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो कई सारे स्टेप पूरा करने के बाद वो कैल्शियम पैराकाजिनेट में बदलता है. कई सारे स्टेप होते हैं इसके अंदर, उसके बाद वो कैल्शियम पैराकाजिनेट में बदल जाते हैं. तो ये बदलने के लिए रेनिन चाहिए. लेकिन मान लो मैं दही ले रहा हूँ, तो दही तो यही है, अगर यही दही है तो अगर मैं कैल्शियम पैराकाजिनेट ले रहा हूँ तो रेनिन की मुझे नीड नहीं है. तो दही को पचाने के लिए रेनिन की नीड उतनी नहीं है जितनी कि दूध को पचाने के लिए होता है, और छोटे बच्चों में रेनिन बहुत ज़्यादा होता है. स्पेलिंग पे ध्यान देना, RENNIN, रेनिन, और वो रेनिन था. तो दिस टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रेटेड इन पेप्टिक सेल. और थोड़ा सा और पॉइंट याद रखिएगा, स्मॉल अमाउंट में, इनके अलावा स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक एमाइलेज और एंड लाइपेज इससे रिलीज होता है स्मॉल अमाउंट में. तो बच्चों याद रखना, ये जो एमाइलेज टर्म है ये कई बार आएंगे. एमाइलेज जो होता है ये जिस जगह से रिलीज होते हैं उससे नाम लिंक कर देते हैं. जैसे स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगा तो स्लाइवरी एमाइलेज, यहाँ से भी एमाइलेज रिलीज हो रहा है. स्टोमक से रिलीज हो रहा है तो गैस्ट्रिक एमाइलेज, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं उसको, गैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, तो ये हो गया गैस्ट्रिक एमाइलेज. अगर ये पैनक्रियाज से रिलीज होगा तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज. तो एमाइलेज माउथ से रिलीज हो रहा है, स्लाइवा से, स्टोमक से रिलीज हो रहा है, और पैनक्रियाज से रिलीज हो रहा है. तो ये एमाइलेज टर्म बहुत बार आएंगे, और ये नॉर्मली एक्टिवेट रूप में रहते हैं, और इसको एक्टिवेट फॉर्म में बहुत सारी जगहों पे एंजाइमेटिक रीजन पे आपको वर्क होगा, उसमें मैं बताऊंगा. तो ये था पेप्टिक सेल के वर्क. स्टूडेंट, नाउ वी एक्सप्लेन द थर्ड सेल, दैट इज गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल. You remember that goblet cell present in every region in our body. Some exception also present, but maximum region in our body goblet cell is present, and same cell also present inside stomach, and they release mucus. It is a viscous fluid. When mucus have to release, in that time a layer form in the region of stomach, and this layer is, we explain in the yellowish color, and this is the mucus layer, and this mucus layer is formed with the help of goblet cell.
Student, you remember that goblet cell is most important cell in this region. Why, sir? Because when any type of the food enter in our body, suppose this is the food, and when food enter in our body, and suppose this is the meat, and meat product when enter inside stomach, in that time this region of the oxyntic cell releases HCl, and HCl is most hardest form of the pH, that is 2 to 3, and they easily digest this meat product. Meat or any type of the food product have to dissolve, so they have capacity to digest any type of the muscular part. You know, stomach also the muscular part, and if with the help of this HCl stomach have to dissolve, then person have to not survive. लेकिन जब ये HCl इस जगह से इस जगह पे आता है, तो ये जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस लेयर इसको HCl के जो एगेंस्ट काम करता है और HCl को इसके अंदर आने से रोकता है और स्टोमक को बचा लेता है. सो स्टोमक हैव टू सर्वाइव नॉर्मली. अब देखो, इसका मतलब है कि इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द side effect of against the side effect or harmful effect of HCl. It protect against the side effect or harmful effect of HCl. HCl के against जो भी harmful effect है उससे ये बचा लेता है. अब मान लो, सपोज करो कि एक इंसान के बॉडी में, यहाँ पर एक इंसान के बॉडी में इस जगह से एक HCl जो है रिलीज हो गया और HCl रिलीज होकर के यहाँ आ गया, लेकिन ये म्यूकस लेयर है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सपोज यहाँ पर एक पिन ड्रॉप, एक सुई के नोक के बराबर यहाँ पर पिंच हो गया तो ये HCl इसके अंदर चला जाएगा. अगर HCl इसके अंदर चला गया तो इस जगह पे जो स्टोमक के मसल्स है, इस मसल्स में ब्लीडिंग स्टार्ट होगा. यू नो, व्हेन वी टेक फूड, और जब नहीं भी लेते हैं तब भी सिस्टोल डायस्टोल करता रहेगा. ऑर्बिक प्लेक्सस, मैस्नर प्लेक्सस को हेल्प करते हैं सिस्टोल डायस्टोल में. अब जब ये सिस्टोल डायस्टोल करेगा तो यहाँ ब्लड निकलेगा, यहाँ से खून जो है ये यहाँ से निकल करके हमारे इस रीजन पे निकलने लगेंगे. जैसे ही खाना खाएंगे वैसे यहाँ से खून निकलने लगेगा और ये घाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें म्यूकस का लेयर बन नहीं रहा है. और घाव बढ़ता गया तो इसको अल्सर कहते हैं. इट्स कॉल्ड अल्सर. सिंपली अगर कभी हमारे अल्सर बन भी गए और हमें पता लग गया तो डरने की कोई बात नहीं कि भाई वो मर जाएगा. अल्सर के बाद क्या होता है, कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे सिस्टोल डायस्टोल परमानेंटली कुछ दिनों के लिए रुक जाता है और लिक्विड फूड उसको दिए जाते हैं, और उसके बाद ये म्यूकस का लेयर विद इन 1 to 2 डे ये जो भी इसके डैमेज हुआ था ये बन जाते हैं. इन जनरल ये तो हर मिनट बन रहे हैं, लेकिन जो हमारे अल्सर बनने के बाद उस रीजन पे घाव सा हो गया था वो ठीक हो जाता है. उसे फूड दे करके स्टोमक रीजन के सिस्टोल डायस्टोल को कुछ समय तक रोक देते हैं मेडिसिन के द्वारा, और लिक्विड दे करके फूड के फॉर्म में उसको ग्लूकोज देते रहते हैं ब्लड में डायरेक्ट, और ये फिर ठीक हो जाता है. लेकिन सपोज कोई ग्लास, कांच का टुकड़ा अगर हमारे इस स्टोमक में आ जाए और अगर ये फंस जाए तो इसमें अल्सर क्रिएट कर सकता है. तो ये जो होता है, एक कहानी भी है राजस्थान में. दयानंद सरस्वती जो है वो कुछ खराब जो फीमेल्स थे उनके बारे में कहा था कि ये राजा को कि भाई इनको हटा दो यहाँ से. तो राजा ने क्या है उस बात को सुन करके उनको वहाँ से हटाने के बारे में सोचा होगा या नहीं, पता नहीं, लेकिन उन फीमेल ने उस दयानंद सरस्वती को कांच पीस करके उसके फूड में खीर के साथ उनको खिला दिया था, और उनका पेट में वो जाते ही अजमेर में आकर उनकी मौत हो गया था. तो कांच जो होता है, ग्लास, छोटे छोटे टुकड़े, अगर ये स्टोमक रीजन पे बहुत ज़्यादा आ जाए तो इंसान की मौत भी हो सकता है, आदमी मर भी सकता है. लेकिन पत्थर, कंकड़ ये हमारे पेट में आते रहते हैं, ये ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो वो स्टोमक के रीजन पे आकर के, वो कांच तो है नहीं कि भाई कहीं पिंच हो गया तो वहीं रहेगा, वो मूव होते होते फिकल मैटर रास्ते बाहर चला जाता है. छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं,
तो मिट्टी खाते हैं तो वो स्टमक के रीजन में जा करके बाद में लार्ज शरीर में जाता है और फिकल मैटर से बाहर चला जाता है। हम भी खाते समय कभी थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर आ गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्लास, कांच के टुकड़े ये बहुत हार्मफुल होते हैं और हो सकता है कि अल्सर बाद में कैंसर का रूप ले लो। तो जब भी किसी को बहुत लंबे समय तक पिंच वाला पेट दर्द हो, ऐसा लगे कि कुछ चुभ रहा है, कांटा जैसा चुभ रहा है, ऐसा दर्द हो, पेट में पूरा में दर्द हो रहा है वो नॉर्मल है। पिंच पेन अगर ऐसा बार बार हो रहा है, लंबे समय तक हो रहा है, तो इसको चेकअप कराना चाहिए और कहीं अल्सर तो नहीं है ये पता करके फिर ये हो जाता है ठीक। तो सारे पिंच, सारे दर्द अल्सर नहीं है, ये भी याद रखना। स्टूडेंट को कुछ बोलता हूँ मीनिंग कुछ समझ लेता है, तो ये पिंच पेन होता है, लंबे समय तक रहता है और बीच बीच में होता है। तो इस तरह के पिंच पेन अगर हो रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, इसमें एक कारण ये अल्सर भी हो सकता है। खैर, इसका जो है अल्सर होने से मैं बचा रहा है, तो दिस सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस रीजन पे। क्लियर हो गया? अब आइए फोर्थ पॉइंट को इंडोक्राइन सेल बोलते हैं। इंडोक्राइन सेल रिलीज हॉर्मोन्स एंड सम टाइप ऑफ केमिकल्स। अब देखो एक एक करके, इसमें जो सेल है, इसमें मैंने बताया था पहला सेल है आर्जेंटिफिन सेल। तो जो आर्जेंटिफिन सेल है ये क्या करेगा, आर्जेंटिफिन सेल से रिलीज होता है गैस्ट्रिन, और जो गैस्ट्रिन होता है ये स्टोमक के सिस्टोल डायस्टोल को मेंटेन करता है। ये हार्मोन है एंड गैस्ट्रिन हार्मोन स्टोमक के रीजन से खुद रिलीज हो रहा है आर्जेंटिफिन सेल द्वारा, और ये सिस्टोल डायस्टोल पेरिस्टोलिसिस की फॉर्म को मेंटेन करते हैं। सेकंड सेल है जी सेल। जी सेल भी यही काम करेगा, जी सेल से भी गैस्ट्रिन रिलीज होगा, ये भी गैस्ट्रिन रिलीज करता है। सपोज आर्जेंटिफिन सेल हैव नो प्रॉपरली वर्क, इन दैट टाइम जी सेल हैव टू पार्टिसिपेट द वर्क एंड बोथ द हार्मोन इज द सेम फंक्शन एंड दे हैव टू participate in systole and diastole in stomach, and you know that is the one term, any region in our alimentary canal have to systole diastole, then it called as peristalsis. So peristalsis is happen normally. सपोज कभी कभी आप देखना कि आपको थोड़ा बहुत भूख लगता है, हो सकता है कि आर्जेंटिफिन सेल का कोई एक पार्ट काम कर रहा है तो हल्का फुल्का भूख लग रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नीड एनर्जी की और आपको बहुत तेज भूख लग रहा है। इसका मतलब है कि जी सेल आर्जेंटिफिन सेल मिलजुल के काम कर रहे हैं और ये गैस्ट्रिन रिलीज करते ही सिस्टोल डायस्टोल स्टार्ट हो गया है स्टोमक में, और आपको हंगर सेंटर एक्टिवेट हो गया है हाइपोथैलेमस के रीजन पे, और ये बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है और आपके स्टोमक के वर्क करा रहा है। थर्ड सेल है इसमें डी सेल। डी सेल जो होता है इससे रिलीज होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, और ये क्या करता है, बैलेंस करता है सिस्टोल डायस्टोल जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसका बैलेंस करने में काम करेगा। और तीसरा है ECL सेल। मैं कह चुका हूँ पहले बच्चों, ECL सेल का पूरा नाम है इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। दिस इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट रीजन। और ECL से 2 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं केमिकल के फॉर्म में, एक होता है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। आपको याद होगा जब मैं आपको टिश्यू टॉपिक पढ़ा रहा था, इन दैट टाइम वी से द मास्ट सेल सिक्रेट 3 टाइप ऑफ द केमिकल फॉर्म, दैट इज हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। और वो अगर आपको याद है तो इसके फंक्शन आपको याद हो जाएंगे। ये जो है ये ECL सेल भी उसी तरह काम कर रहे हैं मास्ट सेल के जैसा। हिस्टामिन रिलीज हो रहा है और हिस्टामिन का काम होता है वैसोडाइलेशन, ये इसका वर्क है। और सेरोटोनिन का वर्क होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। आपको पता ही है कि डायलेशन मीन्स फैलना। जैसे ये ब्लड के डायमीटर है, आर्टरी वेन जो भी है, और अगर ये किसी कारण से इसके डायमीटर को इन्फ्लामेट कर रहे हैं, ये फैला रहे हैं,
इन्फ्लामेट करने में किसका काम है? वैसोडायलेटर का। ये ब्लड आर्टरी वेन रीजन को डायलेट कर सकते हैं, तो वैसोडायलेशन। और ये क्या करेंगे, जैसे ये कोई एरिया है डायलेट फॉर्म में आर्टरी वेन का, और इसके रीजन को इस केमिकल के इफेक्ट के कारण इसने कम कर दिया डायमीटर को, तो इट कॉल्ड एज वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब मान लो सर मैं भूल जाता हूँ तो क्या करूँ? तो आपको पता है एचडी प्रिंट, एचडी प्रिंट नाम याद रखो, एच फॉर हिस्टामिन ये, और डी फॉर डायलेशन ये। तो डायलेशन का मतलब तो याद हो गया कि ये फैलना हो रहा है, और उसके साथ वैसो सब लगा दो, वैसो डायलेशन, यानी फैलाने का काम करने वाला जो है वो है हिस्टामिन, और एचडी प्रिंट के फॉर्म में ऐसे याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएगा सेरोटोनिन के रूप। तो ये थे इसके वर्क जो अलग अलग पार्ट फंक्शन में रोल प्ले कर रहे थे। अब समरी के फॉर्म में देख लो, जैसे आपने अब तक क्या क्या देखा। तो आपने देखा ऑक्जेंटिक सेल, तो स्टूडेंट यू हैव टू रिमेंबर ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल से HCl एंड कैस्ट्रल इंट्रेंसिक फैक्टर, कैस्ट्रल इंट्रेंसिक फैक्टर रिलीज होता है, और ये अपने वर्क सही रूप से करते हैं। इससे अगर हम बात करें पेप्टिक सेल से, तो इससे क्या रिलीज होते हैं? तो पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन रिलीज होते हैं, ये प्रोएंजाइम के रूप में है। स्मॉल अमाउंट में क्या रिलीज होते हैं? स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड लाइपेज रिलीज होते हैं इसमें से। फिर गॉबलेट सेल से क्या रिलीज होता है? तो म्यूकस रिलीज होता है गॉबलेट सेल से। अब बात करते हैं कि इधर आर्जेंटिफेन से क्या रिलीज होता है? तो आर्जेंटिफिन सेल और जी सेल, इन दोनों से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है जो सिस्टोल डायस्टोल के फंक्शन को मेंटेन करते हैं। डी सेल से क्या रिलीज होता है? तो सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है। और ECL सेल से क्या रिलीज होता है? तो अभी अभी आपने देखा हिस्टामिन एंड इसमें सेरोटोनिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। इन सब के द्वारा जो भी पार्ट रिलीज हो रहे हैं इनको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस इन सब से रिलीज हो रहा है और ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए इस डाइजेस्टिव ग्लैंड के फॉर्म में जो स्टोमक है इसको नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड दे सकते हो, और गैस्ट्रिक ग्लैंड देने से कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो ऑल द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलेटेड टू स्टोमक एंड दिस ग्लैंड्स और दिस सेलुलर पार्ट इज द ग्लैंडुलर पार्ट, and they have most importantly participate to digestion and protection also the stomach and systole diastole function also. So many type of function present in this region. Okay students.